नमस्कार। अपनों की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज यह 12वां प्रोग्राम है। आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। एक मेहमान और जुड़ने का प्रयास में है। डॉक्टर यशोवर्धन पाठक वर्तमान में जीएसटी के कमिश्नर हैं नोएडा में, एमबीबीएस है, आईआरएस 2002 बैच के हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी बात है कि धनबाद के ही है। तो आज हमें बहुत खुशी है कि डॉक्टर यशोवर्धन पाठक का हम इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अंजनी शुक्ला। ये स्किन के डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट। साथ ही साथ SRIMS दुर्गापुर के कॉलेज में ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, धनबाद में भी। तो चर्चा शुरू करने के पहले, चूंकि हम लोग का जो मूल उद्देश्य रहा है इस चर्चा पे, हम लोग लगातार बोलते हैं कि सकारात्मक चर्चा का यह मंच है और सकारात्मक चर्चा के लिए ही हम लोग इस में लोगों को आमंत्रित करते हैं। बातें होती हैं वो इसलिए होती। इस माहौल में जहाँ कोरोना की महामारी ने एक बड़ा रूप लिया हुआ है, तो दिल्ली से यशवर्धन जी जुड़े हुए हैं और अंजनी जी हैं जो स्किन के हैं, और डॉक्टर प्रमोद पाठक एज यूजुअल हम लोग के मनोविज्ञान के अपने आप को छात्र कहने वाले और मनोविज्ञान के गुरु हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर यशवर्धन, आप जो ये कोरोना काल है इसमें दिल्ली में हैं और चूंकि आप धनबाद के ही हैं, और तो धनबाद के संदर्भ में जो दिल्ली में जो हम लोग चीजें सुनते हैं या देख रहे हैं, जो बात जो नजर आ रही है सारी चीजें, उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या अभी जो अच्छे आंकड़े आ रहे हैं कि कुछ उसमें गिरावट है, या आप लोगों ने जो एक जीएसटी कमिश्नर के नाते या एक आईआरएस के नाते। मैं दिल्ली नोएडा में रहता हूँ, तो दिल्ली के संदर्भ में 2-3 बातें मैं कहूँगा। पहले तो मैं चूंकि ये हम लोग एक पॉजिटिव माहौल में इसको इस पूरे एपिसोड को देखते हैं, सबसे पहला कि जितना बाहर में या जितना हम दूसरे संचार माध्यम से दिखा रहे हैं, कोई ऐसी दिल्ली में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं। एक चैलेंज है, इसको एक मैं चैलेंज के रूप में लेता हूँ। और चूंकि सडनली केसेस बहुत ज़्यादा आ गए, जो हमारी तैयारी थी उससे ज़्यादा केसेस आ गए, इसलिए डेफिनेटली एक चैलेंज उभर के आया हेल्थ सिस्टम में, हॉस्पिटल बेड्स पे, ऑक्सीजन की जो सप्लाईज थी। तो ये सब जो रूटीन में जितनी तैयारी होती है उससे ज़्यादा नंबर्स में पेशेंट आए। और ये है कि एक चूंकि जो हम पिछले साल भी ये समस्या आई थी, और पिछले साल भी समस्या को सबने बड़ी मिलजुल कर और बहुत सूझबूझ से इसको हैंडल किया था। इस बार डेफिनेटली नंबर्स थोड़े ज़्यादा आ गए, और ये भी सच्चाई है, थोड़ी बहुत लापरवाही रही पब्लिक में और थोड़ी लापरवाही रही इसमें, क्योंकि हम लोग ने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, मास्किंग वगैरह, थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन उसके साथ ही बहुत जानकारी भी है अब हमारे पास। हमें पता है कि बीमारी के इनिशियल शुरू के स्टेज में ही अगर उस पर हम थोड़ा सावधानी बरतें और जरा से भी सिम्टम्स आने पे अगर जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं, डॉक्सीसाइक्लिन है, आइवरमेक्टिन है, और भी मेडिसिन हैं जो डॉक्टर साहब बताएंगे या और आप जानकारी में है, उन सब को शुरू करने से बीमारी गंभीर रूप नहीं लेती है। ये जरूर है कि अभी भी जो पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाते हैं वो मुश्किल से 3 या 4% हैं। 80%, 85% लोग घर पे ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन चूंकि संचार माध्यम से और एक नंबर्स ज़्यादा हैं, इसलिए लोगों में एक पैनिक का माहौल थोड़ा क्रिएट हो गया है। उसको दूर करने की ज़रूरत है। ये एक चैलेंज है, एक बीमारी है, एक वर्ल्ड वाइड समस्या है, और साथ ही हमें ये देखना है कि इसका इलाज है, वैक्सीनेशन भी है, और इसका प्रॉपर अब ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम हैंडल नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक लॉकडाउन और दिल्ली में नॉर्मल लाइफ है, डेफिनेटली लॉकडाउन से अननेसेसरी घर से नहीं निकल रहे हैं लोग,
दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है और जो कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं बंद हैं और सड़कों पर, और इसमें वो बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज इससे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे सडन लोड आ गया है वो कम हो जाएगा। तो कोई ऐसे पैनिक की बात नहीं है। हम रूटीन वे में अपने लोग घरों पे हैं, अपने इंडोर्स हैं, बहुत ज़रूरी होने पर ही घरों के बाहर निकल रहे हैं और साथ साथ समस्या को एक चैलेंज के रूप में लेकर इसका सोल्यूशन भी इसका निवारण भी कर रहे हैं। आपका एक परिचय और भी है, आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हेल्थ मिनिस्टर के साथ कुछ समय तक, काफी समय तक आपने उनके साथ रह के काम किया है। तो भारत में जो वर्तमान की में जो स्वास्थ्य की स्थिति है, इसका आपने नजदीकी से अध्ययन किया होगा। तो भारतवर्ष में ये सेक्टर ऐसा है जहां पहले हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी रोड नेटवर्क और रेल नेटवर्क पे काफी काम हो रहा है। क्या हेल्थ सेक्टर में भी उस हिसाब से कमी है जो अभी दिखी है, या ये ओवरलोड है जिसके चलते ये प्रॉब्लम? डेफिनेटली हेल्थ सिस्टम जो वर्ल्ड वाइड, जो वर्ल्ड के बेस्ट कंट्रीज में हम जैसा चाहते हैं, हम उसकी तरफ अग्रसर हैं। अभी अभी उसके जैसा हम यूरोप से या अमेरिका से या और भी कंट्री से कंपेयर करें तो डेफिनेटली हमारी सिस्टम उतनी अच्छी नहीं है। उसके बहुत से कारण हैं। इन जनरल हमारा जो हेल्थ का जीडीपी जो हम हेल्थ पे खर्च करते हैं, पब्लिक हेल्थ पे, वो जो अब हमारा टारगेट है 2025 तक 2.5% करने का, तो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा कंपेयर टू द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड उतना नहीं है अभी, ये सच्चाई है। बट साथ साथ ये भी नहीं है, हमारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इंडिया को फार्मास्यूटिकल का हब हम मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। वैक्सीनेशन का, मैन्युफैक्चरिंग का पूरी दुनिया इसको हब मानती है। और ये समस्या भी केवल ऐसा नहीं कि केवल भारत में इतनी ज़्यादा गंभीर रूप में आई। आप विश्व के किसी भी देश में देखेंगे, अमेरिका एक बहुत ही प्रॉस्पेरस कंट्री है, बहुत डेवलप्ड कंट्री है, बट कोरोना ने अमेरिका जैसे देश को भी घुटनों पे ला दिया, क्योंकि इस तरह की पैंडेमिक के लिए परहैप्स कोई तैयार नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने इस चैलेंज को समझा यहाँ पे क्या है, और बहुत जल्दी आज 1 साल के अंदर इतने वैक्सीन्स आ गए और अब धीरे धीरे सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हो रही है। आज जैसे सेकेंड वेव के बारे में ये मेरी चर्चा होती है, जो हमारे डॉक्टर मित्र हैं बॉम्बे में या बेंगलोर में या दिल्ली में, तो बॉम्बे और महाराष्ट्र को हम अब धीरे धीरे ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र, बॉम्बे, छत्तीसगढ़ और कुछ हद तक इवन दिल्ली, ये पीक पर, सेकेंड वेव का पीक ऑलमोस्ट चल रहा है या पीक हो चुका है, और अब यहाँ से केसेस की गिरावट होगी। ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि ये जो डिक्लाइन है, ये डिक्लाइन का समय अब आ गया है। यशोधर, आपका बचपन धनबाद में बीता है और यहाँ से आप दिल्ली गए हैं, तो यहाँ से दिल्ली का सफर, और दिल्ली में आप काफी बड़े पदों पे रहे और दिल्ली के माहौल को भी आपने देखा है और धनबाद के माहौल को भी आप जानते हैं। तो धनबाद और दिल्ली में वर्तमान में क्या अंतर नजर आता है? नहीं, आप कोरोना के संदर्भ में कह रहे हैं या इन जनरल? मैं इन जनरल चल रहा हूँ, फिर कोरोना के संदर्भ में भी लेके जाऊंगा आपको। जी, हम हमारी पूरी जो हमारा बचपन है, हमारा स्कूल का पूरा समय धनबाद में ही गुजरा है। तो ऑफकोर्स धनबाद में जो हम लोग की टोटल बैकग्राउंड बनी, जो धनबाद में बहुत अच्छे स्कूल्स हुआ करते थे, मैं समझता हूँ आज भी वो स्कूल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे। ISM जो अब IIT हो गया, CMRI जो थी, साथ CFR ऐसे करके बहुत इंस्टीट्यूशंस थे। तो धनबाद के ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हम लोग को वर्क के फील्ड में, मैं इंडिया, दिल्ली ही क्यों कहूँ, पूरे विश्व में, मतलब हमारे अपने स्कूल के अगर हम क्लास 11वीं 12वीं के 50 छात्र थे, तो ऑलमोस्ट 50 के 50 बहुत अच्छी जगहों पर विश्व में स्थापित हैं। तो हमेशा धनबाद पे हम लोगों को गर्व रहता है, और हम लोग मिलते भी हैं दिल्ली में या कहीं पे भी, तो हमें धनबाद की पुरानी यादें हम ताज़ा करते हैं। ये ज़रूर है कि धनबाद आना जाना थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज काम की वजह से या इन जनरल थोड़ा धनबाद से जुड़ाव, आना जाना थोड़ा कम रहा है। बट धनबाद ने जो हम लोग को फाउंडेशंस दिया, वो फाउंडेशन हमें पूरे अपने वर्क के दायित्वों को, अपने बाकी जो चैलेंजेस रहे उसमें बहुत अच्छा रहा, उसको निभाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है।
साथ साथ बिकॉज धनबाद में एक कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर था, धनबाद में एक एजुकेशन पे बहुत चर्चा थी, एक इंडस्ट्रियल सिटी थी, एक इंडस्ट्रियल टाउन था, बुद्धिजीवी लोग थे। तो धनबाद का जो एक्सपोजर है मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत अनोखा एक्सपोजर रहा हम लोग के समय, और आज भी होगा। मेरा आज भी हम लोग अपने स्कूल से टच में हैं, स्कूल का बहुत अच्छा हमारा ग्रुप है, हमारे परिवार के लोग हैं, तो इसलिए आना जाना पारिवारिक इसमें रहता है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो दिल्ली से तो कोई मतलब किसी भी सिटी की तुलना करना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन ये है ज़रूर कि हम लोग धनबाद में हमेशा धनबाद से जुड़े रहना चाहते हैं, और धनबाद में जो भी हो तो वहाँ की खबर मिलती रहती है, और धनबाद भी एक डेवलपमेंट और धनबाद में जो नई चीज़ें होती हैं उन सब पे हम लोग को गर्व होता है। और डॉक्टर प्रबोध पाठक, मेरा प्रश्न आपसे भी यही है कि क्या हम लोग ये जो विकास की बात अभी हम लोगों ने छेड़ी, क्योंकि अभी कोरोना काल है, इसके बावजूद भी हम लोग इस चर्चा को कर रहे हैं, तो क्या ये कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का फायदा, ये जो धनबाद का अर्बनाइजेशन हुआ था, या धनबाद की जो 30 लाख की अभी जो आबादी, लगभग 30 लाख की आबादी है, या धनबाद के आसपास के 4-5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो 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 विकास की बाट जोर है, उस परिस्थिति में क्या धनबाद के अंदर एक महानगर बनने की क्षमता आपको नजर आती है क्या? या आने वाले समय में जो धनबाद और पटना और कलकत्ता के बीच में एक बड़ा शहर धनबाद, ये आपको कैसे दिखता है? जी देखिए, धनबाद की जहां तक बात है, तो धनबाद एक समय में जो विश्व बैंक का आकलन था कि धनबाद दुनिया के 50 सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक था आबादी के संदर्भ में, और वो आज भी कायम है। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि बीच के दिनों में हमारा जो विकास हुआ वो थोड़ा सा बेतरतीब हुआ, यानी अनप्लान्ड डेवलपमेंट हुआ हमारी। एक्चुअली हम पहले से भी कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी वीकनेस है, धनबाद के क्या पूरे देश के पैमाने पर हुआ है। तो दिक्कत क्या हुई कि हमको जिस स्तर पे 25 साल 30 साल का पर्सपेक्टिव कि हम लोगों ने काम किया, तो उड़ीसा जैसे जगह में जो एकदम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके तालचर, अंगुल, वहां की सरकार ने आज से 15 साल पहले हम लोगों को काम 20 साल पहले काम दिया था कि पर्सपेक्टिव प्लान ऑफ अंगुल, तालचेर एंड मेरामुंडली डिस्ट्रिक्ट्स का, और धनबाद में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो हम जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं उसकी एक कमी थी, और जिस तेजी से पॉपुलेशन बढ़ा उस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ कि हम जो 30 साल 40 साल 50 साल पहले कोयला उद्योग पर आधारित थे, वो आज भी आधारित कोयला उद्योग पर ही रह गए। डॉक्टर शुक्ला, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, बिल्कुल, अभी मैं सुन पा रहा हूँ। मेरा आवाज जा रहा है? आपकी आवाज भी आ रही है। आप जरा, जो मैंने प्रश्न किया था आपसे, हाँ, बिल्कुल। जो प्रश्न मेरा ये था कि आज के इस दौर में जब हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो सबसे प्रूवन ट्रीटमेंट ये माना गया कि स्टेरॉइड ही अभी आज के समय में है, और एक स्किन स्पेशलिस्ट के नाते आपको अपने पेशेंट को स्टेरॉइड भी एक उसका इलाज का बड़ा माध्यम है। आप कैसे देखते हैं कि जो स्किन रिलेटेड ट्रीटमेंट में थे, क्या उनको कोरोना होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, या इसको आप अपनी जानकारी जो ब्रीफ बताएंगे उससे काफी लोग लाभान्वित होंगे? जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, ऐसा है कि स्टेरॉइड का यूज कोरोना केसेस में किया जा सकता है, लेकिन जो माइल्ड केसेस है, जो घर पे ही रह के अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आइसोलेशन में अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको स्टेरॉइड यूजुअली नहीं यूज करना है, क्योंकि स्टेरॉइड को यूज करने से नेगेटिव इसका पक्ष ऐसा है कि इन्फेक्शन और बढ़ भी सकता है, और वो इन्फेक्शन अगर सबसाइड है, केवल इन्फ्लेमेशन बचा हुआ है, तो स्टेरॉइड उसको ठीक कर देगा और रिकवरी में हेल्प करेगा। फाइब्रोसिस वगैरह और जो उसका परमानेंट साइड इफेक्ट जो हो जाता है कोरोना वगैरह से लंग में, उसको बचाने के लिए स्टेरॉइड का यूज किया जाता है। या जो बहुत हद तक रिकवर कर गया, या किसी का ऑक्सीजन लेवल सडन डाउन हो रहा है, तो उसको ऑक्सीजन लेवल के पास आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह नहीं है, तो उससे बचाने के लिए आप उसको स्टेरॉइड देके उस चीज को उभार सकते हैं बिना ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन लगाए हुए। तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में स्टेरॉइड को यूज करना है, रूटीनली स्टेरॉइड यूज नहीं करना है। तो घर में जो लोग हैं वो अपने से स्टेरॉइड ना यूज करें, ज्यादा अच्छा है कि स्टेरॉइड यूज करें, लेकिन डॉक्टर के सलाह से, या डॉक्टर जो स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन अपने से स्टेरॉइड यूज करने से उसका नेगेटिव भी साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में
आपको स्टेरॉइड नहीं यूज करना है। आप सिंपल सभी केसेस में, ज्यादातर केसेस में आइवरमेक्टिन यूज कर सकते हैं, जो माइल्ड केसेस में आपको हेल्प करेगा और हॉस्पिटल जाने से बचाएगा। तो इसको यूज करने से, आइवरमेक्टिन यूज करने से किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज्यादा नहीं है। कोई भी आदमी एक आइवरमेक्टिन का टैबलेट ले ले 12 मिलीग्राम का, तो उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसे कम से कम 20% चांस है कि जो सीवियरिटी बढ़ने वाला है, जो माइल्ड केस मॉडरेट केसेस में होने वाला है या सीवियर केस में जाने वाला है, वो उससे वो बच सकता है। तो एकदम सिंपल सा बात है कि आप आइवरमेक्टिन का टैबलेट लीजिए, जो कि एम्स वगैरह से, सब जगह से, हेल्थ सिस्टम से रिकमेंडेड भी है। उससे आप 20% 30% जो कि मार्जिन पर इतना ही का ये है, और हेल्थ सिस्टम पे लोड होना भी बच जाएगा, इतना लोड भी नहीं होगा, और आपको भी आप घर से आइसोलेशन से ही आपका शायद ट्रीटमेंट हो जाए। बस केवल इतना ही है। इतना एक आइवरमेक्टिन टैबलेट लेने से शायद आप बच सकते हैं। और सिम्टोमेटिक आप लिवोसेट्रिजिन मेंटोलिकास का टैबलेट ले ही सकते हैं। किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में, सांस लेने में किसी भी प्रकार का दिक्कत है, तो उसमें वो टैबलेट हेल्प करता ही है। यशवर्धन जी, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं और सामने डर्मेटोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। आपके मन में कोई ऐसी बात हो जो आप शेयर करना चाहते हो डॉक्टर साहब के साथ? नहीं, मैं डॉक्टर साहब को बस अपनी शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि इस पूरे पैंडेमिक में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन्होंने बहुत उम्दा काम किया है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और एकदम इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा हम लोग को कि मतलब लोग अपनी जिम्मेदारियों से या जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे कहीं भी पीछे हट रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि पूरे इसमें जो मैं भी चूँकि एमबीबीएस एक डॉक्टर के रूप में काम किया है, मुझे मतलब हम लोग बिल्कुल एज अ प्राउड डॉक्टर मैं फील करता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, और केवल डॉक्टर्स नहीं, उसमें आप नर्सेज भी ले लें, उसमें वार्ड बॉयज़ भी ले लें, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स भी ले लें, सबने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा है और इस पे पूरे खरे उतरे। डॉक्टर प्रमोद पाठक, हम लोग फिर उसी मुद्दे पे आते हैं जो कोरोना से संबंधित हम लोगों ने सकारात्मक चर्चा से शुरू की थी और आज भी हम लोगों ने शुरू की। दिल्ली 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 हम लोग धनबाद में बैठ के कई बार कहते हैं दिल्ली बहुत दूर है। ये जो दिल्ली बहुत दूर है, हेल्थ सर्विसेज में भी दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले कुछ वर्षों में धनबाद में काफी चेंजेस आए हैं। जो यशवर्धन जी को मैं कुछ जानकारी दे दूं, जैसे आज के दिन जो पीएमसीएच था वो एसएनएमसीएच हो गया है, लेकिन यहाँ पे आज के दिन 300 से 400 बेड जो है वो केवल कोविड के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सेटअप हो गई है। प्राइवेट सेक्टर्स में भी कुछ अस्पताल आ गए हैं। एक अस्पताल का मैं सेक्रेटरी हूँ, एशियन द्वारकादास जलान को हम लोग जो यहाँ पे जीवन रेखा ट्रस्ट, उसमें हम लोगों ने इनको चलाने के लिए दिया। आप लोगों को याद होगा बचपन में जलान अस्पताल बोल के फेमस होता था। तो ये सारी चीजें हुई है। अगर हम लोग ये सोचते हैं अगर ये नहीं हुआ होता तो डॉक्टर पाठक आप ये नहीं हुआ होता तो इस पे मैं थोड़ा सा आपका कमेंट लूं, और साथ ही साथ कि आगे भविष्य में हेल्थ सेक्टर के अंदर में हम लोग और क्या क्या कदम उठाएं, जो चूंकि ये कोरोना पहला नहीं है और आखिरी भी नहीं है। इसके पहले 100 साल में भी हुए हैं, 100 साल के बीच में भी छोटे छोटे अटैक्स हुए हैं। चूंकि ये दौर संचार माध्यमों का है, सूचना बहुत तेजी से स्प्रेड होती है, इसलिए अभी सूचनाएं बहुत तेजी से आ रही हैं और आने वाले समय और तेज होंगी। आप अभी हेल्थ सर्विसेज में जो वर्तमान स्थिति है और जो पहले की स्थिति थी और आने वाले समय में हम लोगों को क्या कदम लेने चाहिए? देखिए राजीव जी, आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि एक समय था जब हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल हॉस्पिटल होता था, जो आज केंद्रीय अस्पताल है, और आपको बता दूं कि उसमें हिंदुस्तान के बेस्ट डॉक्टर्स हुआ करते थे। इनफैक्ट एक टाइम में डॉक्टर पीवी मजूमदार, जो बाद में राम मनोहर लोहिया के चीफ मेडिकल ऑफिसर हुए, उन्होंने जो वो नॉन अलाइंड मूवमेंट में पूरा किया और इस तरह की बातें हुई, तो वो सेंट्रल हॉस्पिटल बहुत ही डेवलप था। लेकिन उस समय आबादी कम थी और आबादी का बढ़ना धनबाद में बहुत तेजी से हुआ है। उस अनुपात में हेल्थ सर्विसेज नहीं आया है। हाल फिलहाल के दिनों में जैसे एक आपका जालान थोड़ा मतलब एग्जैक्टली सुपर स्पेशलिटी तो नहीं है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के करीब है। उसी तरह अशरफी अस्पताल आया और भी कई अस्पताल आए। तो ये अस्पताल तो कुछ बढ़े जरूर हैं, लेकिन दो बातें। एक बात कि कोरोना काल में तो पूरे हेल्थ सिस्टम पे ओवरलोड हुआ है, तो उसकी तैयारी तो मुझे लगता है जब अमेरिका में नहीं है, फ्रांस में जहाँ का वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सर्विसेज है, या कनाडा में नहीं है, तो हिंदुस्तान में होने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमारी आबादी तो 136 करोड़ है भाई। और दूसरी समस्या ये हुई कि हमारा हेल्थ, देखिए उनके यहाँ क्या है यूरोप वगैरह में, कि हेल्थ सर्विसेज डिसेंट्रलाइज्ड है।
उनका जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विस है वो बड़ा इफेक्टिव है। हमारे यहाँ तो बीमारी बढ़ने पर हम सीधा टर्शरी इलाज के लिए कलकत्ता जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं। तो यहाँ अगर थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड वे में डेवलप किया जाता तो थोड़ा लोड बढ़ता। और मुझे लगता है कि कोरोना काल में भी इस पर सोचना चाहिए कि थोड़ा सा जो हमारे सबर्बन एरियाज हैं वहां पर थोड़ी फैसिलिटी डेवलप करके हम लोग चाहें तो इस लोड को शेयर कर सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि आखिरी बार नहीं है। और एक और भी चीज मैं बता दूं कि आने वाले दिनों में पैंडेमिक के आने की रफ्तार भी कम नहीं होगी, ज्यादा होगी। इसलिए ज्यादा होगी कि क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन का बढ़ना, हेल्थ एंड हाइजीन, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं, ट्रैवल का बढ़ना। इनफैक्ट ट्रैवल के बढ़ने से भी ये तेजी से स्प्रेड हुआ है। तो 1918 में कोई 4 बिलियन लोग, 1990 में 1 बिलियन के अंदर लोग एयर ट्रैवल किए थे, 18 में 4 बिलियन लोग ट्रैवल किए। तो नेचुरली इससे भी बढ़ेगा। तो हमको इसके लिए तैयारी रखनी है। और जैसा कि यशोवर्धन जी ने कहा कि साहब हम जीडीपी का जो परसेंटेज है वो हेल्थ में बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन एक बात और है, केवल जीडीपी का परसेंटेज बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हम डिफेंस में जितना ध्यान देते हैं उतना ही ध्यान हेल्थ में देना पड़ेगा। और जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, जिसको हम लोग, एक बार आपको बता दूं मैं कि चीन में बहुत पहले एक हिंदुस्तान के डॉक्टर थे, डॉक्टर द्वारका दास कोटनिस, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया बेयरफुट डॉक्टर का। तो जो बेसिकली क्या है कि हमारे जो रूरल सेक्टर में, जहां हमारा बहुत बड़ा ग्रामीण अंचल है, उसमें जो इस तरह के डॉक्टर्स हैं उनको थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग दे के हम अगर ये छोटे छोटे हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लायक बना दें तो एक साथ सिटी के जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है उन पर लोड नहीं आएगा। इस कार्यक्रम के बारे में एक संदेश देंगे मुझे देना है जी। हाँ, तो इस कार्यक्रम का तो उद्देश्य ही हम लोगों ने शुरू किया कि साहब नकारात्मकता बहुत ज्यादा थी और नकारात्मकता को बदलने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया। मुझे अब लग रहा है कि धीरे 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 हमारा प्रयास थोड़ा सफल हो रहा है। यशवर्धन, आप इस कार्यक्रम से पहली बार जुड़े हैं, आप इस कार्यक्रम को कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग से जुड़ के। धनबाद हम लोग, हमारा मतलब पैतृक शहर है, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं आगे भी जुड़ना चाहूँगा। और जो आप प्रयास कर रहे हैं, केवल कोरोना तो 2 महीने का है। कोरोना बहुत इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन आगे भी जो भी धनबाद से के डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं या झारखंड के डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, उन पे चर्चा मंथन होता रहे, उस पर चर्चा होती रहे, कुछ अच्छा निकल कर आएगा। और जो आपने कहा धनबाद एक महानगर, कभी उस दिशा में हमने नहीं सोचा था, बट आप लोग की बातों से, डॉक्टर साहब की बातों से ये समझ में आया कि नहीं, धनबाद में प्रबल संभावनाएं हैं एक महानगर होने की। और मेरा मतलब विश्वास है कि आगे शहर और आगे जाएगा। जितने इसकी पोटेंशियल है, शायद वो पूरी पोटेंशियल की तरफ और आने वाले समय में जाएगा। आज हम लोगों ने एक चर्चा का नया सेक्टर खोला है, धनबाद और धनबाद के विकास की बात। धनबाद के विकास में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, इन संभावनाओं पर चर्चा हम लोग आगे जारी रखेंगे। साथ ही साथ जो कोरोना काल में हम सकारात्मक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, विभिन्न वक्ताओं को जहां से हम लोग उनको जोड़ सकते हैं, जोड़ते हुए चाहे दिल्ली से हो या कहीं से हो या यूएसए से हो, हम लोगों ने प्रयास किया कि एक पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव जानकारी लोगों के बीच पहुंचाए, जो कि आपको एक सकारात्मक संदेश दे। इन्हीं चंद बातों के साथ जो हमारे साथ सारे लोग जुड़े हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की आज की समाप्ति, कल रात को पुनः हम लोग 8 बजे इस कार्यक्रम में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।